गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा 9 में हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। अध्याय 2 में आगे हमें पढ़ना है 2.5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो पहले हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो पिछले अध्याय में भी हमने भौतिक परिवर्तन के बारे में कुछ जाना था। तो भौतिक परिवर्तन का अर्थ है कि ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन और वर्णन कर सकें, ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन और वर्णन कर सकें, जैसे रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव, द्रवनांक, क्वथनांक, ये सब भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं। जैसे अवस्था परिवर्तन होती है, जैसे ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में बदलना, तो अवस्था परिवर्तन भी भौतिक गुणों के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं कुछ रासायनिक परिवर्तन। तो जैसे हम जानते हैं कि जल, पानी और तेल दोनों ही द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म अलग हैं। जैसे कि तेल को जलाने पर वह आसानी से जलता है, लेकिन द्रव नहीं जलता है। तो तेल को जलाने पर वह जलता है, अर्थात उसमें परिवर्तन हो जाता है, उसके गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है जलाने के पश्चात। तो इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, जिनमें कि उसके कुछ गुणों का परिवर्तन हो जाए, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे अब मोमबत्ती का जलना एक भौतिक परिवर्तन भी और एक रासायनिक परिवर्तन भी है। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती जलने पर उसका रूप भी बदल जाता है और उसका आकार, यानी उसको जलाने पर उसका आकार तो परिवर्तित होता ही है, साथ में उसके रासायनिक गुणधर्म अर्थात उसमें जो तत्व मिले हुए थे वह भी परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए मोमबत्ती के जलने में दोनों प्रकार का परिवर्तन होता है। अब आगे पढ़ेंगे हम तत्व। तो पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। तो पहले पढ़ेंगे हम तत्व, फिर पढ़ेंगे यौगिक। तो तत्व क्या होता है? तत्व शब्द की उत्पत्ति या तत्व शब्द का नाम जो रखा था, सर्वप्रथम रॉबर्ट बॉयल नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। लगभग 1661 में इन्होंने तत्व शब्द का नाम दिया था। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा और सरल भागों में नहीं बांटा जा सकता, तो उसे उन्होंने तत्व नाम दिया था। तत्व को धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया गया है। किसमें? धातु, अधातु और उपधातु, इसमें वर्गीकृत किया गया है। पहले पढ़ते हैं धातु के बारे में। धातुएं क्या होती हैं? धातुएं कुछ गुणधर्म दिखाती हैं, जैसे ये चमकीली होती हैं, चमकदार होती हैं। दूसरा, ये चांदी जैसी सफेद या सोने जैसी कुछ पीली होती है। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है, अर्थात ताप यानी गर्म करने पर गर्म भी हो जाती है, और विद्युत की सुचालक यानी इनमें धारा, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। फिर अगला है, ये तन्य होती है। तन्य यानी इनको पिघला करके पतले तारों में बदला जा सकता है, ठीक है, इनके पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। ये आघात वर्ग होती है। आघात वर्ग यानी पीटने पर चादर के रूप में ढल जाती हैं। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती है, अर्थात इनमें किसी वस्तु से या दूसरी धातु से चोट मारने पर इनसे ध्वनि निकलती है, वापस ध्वनि आती है, अर्थात ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। उदाहरण: सोना, चांदी, तांबा, लोहा,
सोडियम, पोटेशियम, ये कुछ धातुओं के उदाहरण हैं। पारा भी एक धातु होती है, लेकिन ये कमरे के तापमान पर द्रव होती है, जो कि थर्मामीटर वगैरह में लगी रहती है। फिर आगे देखते हैं हम अधातुएं। अधातुओं के गुणधर्म देखते हैं। ये विभिन्न रंगों की होती हैं। अधातुएं विभिन्न रंगों की होती हैं। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है, अर्थात इनमें ताप और विद्युत का कोई प्रभाव नहीं होता है। अगला है, ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धनीय नहीं होती, यानी कि चमकीली नहीं होती, प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती, यानी ध्वनि करने पर, चोट मारने पर इनसे ध्वनि नहीं निकलती है, और आघातवर्धनीय होती हैं, सॉरी आघातवर्धनीय नहीं होती है, यानी इनमें चोट मारने पर इन्हें पतली चादरों के रूप में नहीं बदला जा सकता है। उदाहरण, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कार्बन के अंतर्गत जैसे कोल आता है, कोक आता है, ये सब अधातुओं के अंतर्गत आते हैं। अब कुछ हैं उपधातु। उपधातु, इनमें धातु और अधातु के बीच का गुण पाया जाता है, तो उसे उपधातु कहा जाता है। जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब उपधातुओं के अंतर्गत आते हैं। अभी तक जो तत्व ज्ञात हैं, ये 100 से अधिक हैं। 100 से अधिक तत्वों को ज्ञात किया जा चुका है, लेकिन इनमें से जो 92 तत्व जो हैं, वे प्रकृति से प्राप्त हैं, और बाकी शेष जो मिले हैं वो मानव द्वारा निर्मित हैं। और जो तत्व हैं, इनमें अधिकतर तत्व ठोस हैं, कुछ गैस भी हैं और कुछ द्रव भी हैं, लेकिन अधिकतर तत्व ठोस हैं। द्रव रूप में भी कुछ तत्व जैसे पारा वगैरह। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं। 2 तत्व जैसे पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव भी हैं। ठीक है, और कुछ तत्व हैं जैसे गैलियम तथा सीजियम, ये जो तत्व हैं कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। जो सामान्य तापमान होता है उससे ज्यादा तापमान पर ये द्रव अवस्था ले लेते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम यौगिक। तो यौगिक वह पदार्थ है जब 2 या 2 से अधिक तत्व कुछ निश्चित अनुपात में मिल जाए, यानी ये तत्व कुछ निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक मिल जाए, तो उससे जो बनने वाला पदार्थ होता है उसे हम यौगिक कहते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे अब यौगिक और मिश्रण में अंतर। अब आगे हम पढ़ रहे हैं यौगिक और मिश्रण और यौगिक में अंतर। तो यौगिक क्या कहलाता है? तत्व जब 2 या 2 से अधिक तत्व क्रिया करके एक नए तत्व का निर्माण करते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं, उसे हम यौगिक कहते हैं। फिर है मिश्रण। जब तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, अर्थात किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं होता है, तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। फिर है यौगिक। यौगिक में नए पदार्थ जो बनता है वह स्थायी होता है, अर्थात वह बनने के बाद फिर उसे अलग अलग उनके तत्वों को नहीं किया जा सकता और एक नया पदार्थ बन जाता है। लेकिन मिश्रण का जो संगठन होता है परिवर्तनीय होता है, अर्थात उनमें हम उसके जो तत्व मिश्रित हैं उन्हें हम अलग अलग कर भी सकते हैं और उनके अनुपात को भी हम बदल सकते हैं। फिर है यौगिक। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं, यानी जो नया पदार्थ बनता है उसके गुणधर्म अलग ही होंगे। मिश्रण में देखते हैं, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है, यानी उसमें जो घटक मिले हुए हैं उन्हीं के गुणधर्मों को दर्शाएगा। यौगिक। यौगिक को केवल रासायनिक
या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। यानी यौगिक बनने के पश्चात जो तत्व मिले हुए उन्हें केवल रासायनिक या वैद्युत प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग अलग किया जा सकता है। लेकिन मिश्रण के घटकों को भौतिक विधि द्वारा सुगमता से यानी आसानी से अलग कर सकते हैं। अब इसके आगे थोड़ा सा और हमें पढ़ना है पदार्थ के बारे में। पेज नंबर 29 में नीचे एक सारणी दी गई है, उसका अध्ययन करना है। यहाँ हमने इस सारणी को बनाया भी है। पदार्थ दिया गया है, पदार्थ के दो भागों में बांटा गया पदार्थ को, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है तत्व यौगिक और मिश्रण के अंतर्गत आता है समांगी और विषमांगी। तो हम शुद्ध पदार्थ के तत्व से प्रारंभ करते हैं। शुद्ध पदार्थ में तत्व सरल पदार्थ में विभक्त नहीं किए जा सकते, यानी इसे और विभक्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण इसके कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन पारा इत्यादि इसके उदाहरण हैं। फिर है यौगिक। यौगिक का एक नियत संगठन होता है। ये रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही इसके घटकों को अलग किया जा सकता है। उदाहरण जल, मीथेन, चीनी, नमक इत्यादि। फिर मिश्रण के अंतर्गत पहला समांगी देखते हैं। इसका संगठन समान होता है। उदाहरण के लिए जल में चीनी का समांगी मिश्रण, जल में नमक, कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर और जल तथा एल्कोहल इत्यादि। फिर है अगला विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण का जो संगठन होता है वह असमान होता है। उदाहरण के लिए बालू तथा नमक, यानी रेत और नमक। बालू का अर्थ है रेत। बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल में जल इत्यादि, ये सब विषमांगी के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से आपका अध्याय 2 भी समाप्त हुआ। अब पेज नंबर 30 में दिया गया कि आपने क्या सीखा। तो आपने क्या सीखा इसका अध्ययन आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से करना है। इसके क्वेश्चन आंसर शीघ्र ही आपके पास भेज दिए जाएंगे।